ऑडियो 5 राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पर्यावरण चक्र को तोड़े नहीं संजोएं। सतत परिभ्रमणशील जीवन चक्र के अनेकों सहयोगी घटक हैं। जीव, जंतु, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी, नदियां, समुद्र, पर्वत आदि का सह अस्तित्व परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नन्हे कीड़े मकोड़े तथा हरितिमा वृद्धि करने वाले चूक, घास, बेल निरर्थक और अनुपयोगी जान पड़ते हैं, पर वे भी जीवन चक्र के अनिवार्य घटक हैं। आवश्यक नहीं है कि वे मनुष्य की उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरें, पर इकोलॉजिकल संतुलन की दृष्टि से प्रकृति के नगण्य से नगण्य घटकों का भी विशेष महत्व है। जीवन चक्र को गतिशील रखने तथा प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में उनकी एक सुनिश्चित भूमिका है। सितार के तारों की भांति छोटे बड़े सभी जड़ चेतन घटक एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़कर जीवन के विभिन्न सरगम छेड़ते हैं। जिस तरह सितार की एक कड़ी भी टूटी होने पर उससे सुमधुर स्वर लहरी निकल पाना कठिन है, उसी प्रकार प्रकृति की जीवन श्रृंखला से जीवों, वनस्पतियों की किसी भी कड़ी का टूटना हानिकारक है, जो समूचे चक्र को प्रभावित करता है। इकोलॉजी शास्त्र के मर्मज्ञों का निष्कर्ष अब उपरोक्त सिद्धांत के निकट पहुंच रहा है। यह तथ्य सभी विशेषज्ञों द्वारा स्वीकारा जा रहा है कि अनगढ़ होते हुए भी प्रकृति के आंगन में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। हर संरचना कुछ विशेषता लिए हुए है। संभव है एक प्रकार के जीव समुदाय के लिए वह हानिकारक हो, पर वही दूसरे के लिए अति उपयोगी हो सकती है। अस्तु उपयोगिता अनुपयोगिता का निर्धारण करना मनुष्य का काम नहीं, स्वसंचालित व्यवस्था द्वारा नियंत्रण कार्य संभालने वाली प्रकृति का है। मनुष्य जब इस संचालन व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, तभी समस्या खड़ी होती है और संपूर्ण व्यवस्था लड़खड़ाती है। सौंदर्य, सुषमा और सुगढ़ता बढ़ाने तक वह अपनी चेष्टाएं सीमित रखे तो ही अच्छा है, अन्यथा तो सृष्टि चक्र की व्यवस्थित गतिशीलता में व्यतिरेक ही उत्पन्न होता है, जो अनेकों प्रकार की असंतुलन जन्य विभीषिकाओं को जन्म देता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी के संपादक डॉक्टर S.C. बेनहार्ड ग्रिजमेक अपनी एक पुस्तक के प्राक्कथन में लिखते हैं कि इकोलॉजी शास्त्र के दीर्घकालीन अध्ययन के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज सबसे अधिक आवश्यकता ज्ञान के विस्तृत भंडार में तालमेल एवं संतुलन बिठाने की तथा विशेषकर पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की है। वे लिखते हैं कि हम सभी विराट सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। जीव सृष्टि, वनस्पतियां, विशाल सागर, अंतरिक्ष, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव आदि सभी परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिनके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव संभव हो सका तथा गतिशील है। जीवन श्रृंखला की अनेकों कड़ियां हैं। अविच्छिन्न जीवन प्रवाह के लिए यह आवश्यक है कि समस्त कड़ियां अपना अस्तित्व बनाए रहें। विश्व व्यवस्था के सुसंचालन के लिए पृथ्वी पर विभिन्न जातियों, वनस्पति एवं जीव सृष्टि का यथावत बना रहना आवश्यक है। अज्ञानवश मनुष्य ने विश्व श्रृंखला की कितनी ही कड़ियों को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप अनेकों प्रकार के प्राकृतिक असंतुलन पैदा हुए हैं। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन थ्योरी के विशारदों का कहना है कि प्रकृति संतुलन के लिए यह अनिवार्य है कि उसके प्रत्येक छोटे बड़े घटकों को महत्व दिया जाए तथा उसकी सुरक्षा की जाए। प्रकृति की कोई वस्तु निरुपयोगी नहीं है। मृत शरीर के मल मूत्र निरर्थक मालूम पड़ते हैं, पर उनका भी प्रकृति सुनियोजन करके पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काम ले लेती है। कंजर्वेशन सिद्धांत के समर्थकों ने लीव और लेट लीव का नारा दिया है तथा कहा है कि सुव्यवस्था एवं सुसंतुलन के लिए सर्वाधिक ध्यान कंजर्वेशन संरक्षण की ओर दिया जाना चाहिए। इससे बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। कितने ही नन्हे जीवों की जातियां ऐसी हैं जो प्रदूषण निवारक का कार्य बड़ी ही कुशलता से करती हैं। उनके विषय में विशद अध्ययन करने की जरूरत है ताकि उनसे समुचित लाभ उठाया जा सके।
द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका कार्य विश्व के वनस्पति एवं प्राणी सृष्टि को संरक्षण देना है, ने 2 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, रेड डेटा बुक और ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में उन जातियों के विवरण दिए गए हैं जिन्हें 16वीं शताब्दी के बाद निर्मूल कर दिया गया। 16वीं सदी में स्तनपायी प्राणियों की 4226 जातियां थीं, जिनमें से सैकड़ों निर्मूल हो गईं तथा 120 जातियों का शीघ्र ही अस्तित्व समाप्त होने वाला है। 16वीं सदी में पक्षियों की 8684 जातियां थीं, जिनमें 110 नष्ट हो गईं तथा 187 का मात्र नामो निशान बाकी रह गया है। कुछ ही दिनों में वे विलुप्त हो जाएंगी। रेड डेटा बुक के अनुसार ऐसी 25 जातियों की सूची बनाई गई है जिन्हें थोड़े प्रयत्नों द्वारा विलुप्त हो जाने से बचाया जा सकता है। IUCN संस्था के शोधार्थियों ने मनुष्य और प्रकृति के परस्पर अवलंबन पर विशेष जोर दिया है। उनका मत है कि प्रकृति ने लाखों वर्षों के अनुभव के बाद विभिन्न जटिल परिस्थितियों में टिकने की क्षमता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के जीन्स से बने जीव सृष्टि की रचना की थी। मनुष्य ने अपनी नासमझी के कारण निर्भयता से प्रकृति की बहुमूल्य संपदा एवं जीव सृष्टि को विनष्ट कर दिया है। असंतुलन इसी अदूरदर्शिता का दुष्परिणाम है। नन्हे जीव जंतुओं तथा अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट की सहायता से IUCN जैसी संस्था ने 3 करोड़ 20 लाख एकड़ भूमि में एक अभयारण्य का निर्माण किया है, जिसमें जीव सृष्टि की सुरक्षा, उपयोगिता एवं उपादेयता पर विशद अध्ययन किया जाता है। ऐसे अभयारण्य अन्य स्थानों में भी बनाए जा रहे हैं। रूस में 80, ग्रेट ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया में 70, फ्रांस में 17, अमेरिका तथा कनाडा में 340 की संख्या में बन रहे हैं। संबंध शोध संस्थान में इकोलॉजी पर शोधरत वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए आधुनिक रासायनिक खादों का उपयोग करने की अपेक्षा विभिन्न जीव सृष्टि, बैक्टीरिया, कीट, पतंग आदि की सहायता ली जानी चाहिए। वनस्पतियों को रोगों से बचाने के लिए जंतुनाशक दवाओं के उपयोग के स्थान पर ऐसी जीव सृष्टि का विकास करना चाहिए जो इन रोग कीटाणुओं को स्वयं नष्ट कर देते हों। ऐसा करने से रासायनिक खादों और जंतुनाशक दवाओं पर होने वाले अत्यधिक व्यय तथा वायु जल प्रदूषण आदि के रूप में पैदा होने वाली विभीषिकाओं से सहज ही बचाव संभव है। दुर्भाग्यवश मनुष्य की दृष्टि अपने सजातियों के संरक्षण तक सीमित रह गई है, जबकि जंगली जीवों, वनस्पतियों, जल, वायु के संरक्षण को भी मानवीय संरक्षण का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। जीव एवं वनस्पति सृष्टि का अस्तित्व परस्पर एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। एक के नष्ट होने से दूसरा भी प्रभावित होगा। पौधों के उगने, बढ़ने, जनन एवं विस्तार के लिए वातावरण के अनेकों घटकों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके विकास एवं परिपोषण में छोटे बड़े जीव जंतुओं का भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग जुड़ा हुआ है। दोनों मिलजुल कर एक अभिन्न इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना करते हैं। तंत्र के किसी भी भाग में परिवर्तन उस समस्त तंत्र पर प्रभाव डालता है। पौधों, जानवरों तथा वातावरण के युग्म से विनिर्मित होने वाले इकोलॉजिकल सिस्टम के अनेकों स्वरूप हो सकते हैं। यह अत्यंत छोटा हो सकता है और बड़ा भी। उदाहरणार्थ, वृक्ष सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है तथा हवा तथा मिट्टी से लिए गए अकार्बनिक तत्वों को मिलाकर ऊर्जा से परिपूर्ण रासायनिक पदार्थ बनाता है। इस वृक्ष पर रहने वाले अनेकों पक्षी उसकी छाया में बसेरा पाते हैं तथा फलों को खाकर अपनी क्षुधा शांत करते और शरीर की रक्षा करते हैं। कुछ अन्य जंतुओं का आहार चिड़ियाएं हैं। उस तरह शाकाहारी, मांसाहारी जीवों का परिपोषण तथा उनके मृत शरीर से वनस्पतियों का विकास तथा उस श्रृंखला में पृथ्वी, वायु, जल एवं प्रकाश का योगदान एक अविच्छिन्न चक्र का परिचय देता है। लकड़ी आदि के लिए कोई एक वृक्ष भी काटता है तो उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार एक समग्र श्रृंखला को तोड़ मरोड़ देता है।
इकोसिस्टम के अन्य स्वरूप भी प्रकृति में सतत चलते रहते हैं। वनों में हरे पौधों को हिरण चरते हैं। उनका शिकार बाघ, शेर, चीते करते हैं। चीतों, बाघों को मार दिया जाए तो हिरणों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी और वनों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हिरणों को मार देने से मांसाहारी जीव अपनी जीवन की रक्षा नहीं कर सकेंगे और असमय दम तोड़ देंगे। इसी प्रकार किसी घास के मैदान में घास को खाने वाले टिड्डी, टिड्डी को खाने वाले मेंढक, मेंढक को खाने वाले सर्प और सर्प का भक्षण करने वाले पक्षी, चील, मोर अथवा बाज को भी अन्य बड़े जीव उद्ध्वस्त कर जाते हैं। जो मारे नहीं जाते उनके शरीर मृत अवस्था में भूमि में मिलकर उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। प्राणी पौधों के परागण, फल तथा बीजों के प्रकीर्णन मृदा की उर्वरता वृद्धि, सहजीविता, प्राकृतिक स्वच्छता तथा जैव नियंत्रण आदि रूपों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विविध प्रकार के कीट विभिन्न जाति के पौधों के पुष्पों से भोजन, परागकण आदि के रूप में प्राप्त करते तथा परागण की क्रिया संपन्न करते हैं, जो फल एवं बीजों के लिए अनिवार्य है। फलों तथा बीजों के सुदूर क्षेत्रों में विस्तार करने में प्राणियों का बहुत बड़ा हाथ है। पक्षी, बंदर, गिलहरी, पशु आदि विविध प्रकार के रसीले अथवा सूखे फलों को खाने के बाद उनके बीजों को अपने मल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते रहते हैं। चरते हुए पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि के शरीर पर चिपककर बीज अनेक स्थानों पर विस्तृत होते रहते हैं। लाखों की संख्या में छोटे बड़े प्राणी मरकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। मिट्टी के अंदर घर बनाकर रहने वाले प्राणी जैसे कीट, दीमक, चींटी, केचुए आदि मिट्टी के ऊपर नीचे पोला बनाकर उसकी उर्वरता में अभिवृद्धि करते हैं। इससे बीजों के अंकुरण में सहयोग मिलता है। प्रकृति ने लाखों करोड़ों वर्षों से इस भूमंडल को संजोया है। अधिक अच्छा यह होगा कि उसे अपना कार्य स्वसंचालित व्यवस्था द्वारा करने दिया जाए। उस चक्र को न भंग किया जाए जिस पर प्राणियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व टिका हुआ है। जड़ और चेतन की युग्म इस मनोरम सृष्टि में जड़ प्रकृति का अपना महत्व है और चेतनाधारी जीवों का अपना। जड़ का सौंदर्य चेतना की चैतन्यता की अभिव्यक्ति है, जो दोनों के अभिन्न और अन्योन्याश्रित संबंधों को व्यक्त करता है। मानवीय हस्तक्षेप प्रकृति को सुरम्य और चेतना को सुविकसित करने तक ही उचित है। इस सीमा रेखा का उल्लंघन करने से और अदूरदर्शिता का कदम उठाने से इकोलॉजिकल चक्र में व्यक्ति रेख उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति विविध प्रकार की समस्याओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जड़ प्रकृति को ही लें तथा उसकी स्थिति का विश्लेषण करें तो मालूम होगा कि तथाकथित प्रगति के नाम पर मनुष्य ने उसके जितनी छेड़छाड़ की है, उससे लाभ कम और हानि अधिक हुई है। दुर्भाग्यवश समृद्धि का मापदंड भी प्रत्यक्ष सीमित भौतिक उपलब्धियों के आधार पर ही आंका जाता है। संतुलित पर्यावरण के असीम होते हुए भी परोक्ष वातावरण संबंधी दैवी उपलब्धियों को भौतिक लाभों के रूप में मानने की परंपरा नहीं है। मनुष्य ने उन परोक्ष अनुदानों का महत्व समझा होता और उसका सही मूल्यांकन किया होता तो कभी भी प्रकृति को इतना अधिक छेड़ने का दुस्साहस नहीं होता। पर उसे दुर्बुद्धि ही कहना चाहिए कि मनुष्य जाति ने तात्कालिक लाभों के समक्ष विपुल दूरगामी लाभों को ठुकरा दिया और प्रकृति के दोहन के अदूरदर्शी प्रयासों के दुष्परिणामों से स्वयं बचा न रह सका। समस्त विश्व के समक्ष प्रस्तुत होने वाली अनेकानेक प्रकार की प्राकृतिक विभीषिकाएं वस्तुतः मानवीय दुष्कृत्यों और अदूरदर्शी प्रयासों के ही प्रतिफल हैं। यह तो रहा जड़ प्रकृति में अनावश्यक छेड़छाड़ का प्रतिफल, जो मौसमी व्यतिरेकों, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन और उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप फैलने वाली अनेकों तरह की आदि व्याधियों के रूप में समूचे विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है। जड़ तो जड़ है, पर चेतना जीव संवेदनाओं से युक्त है। मनुष्य चैतन्य जीवों में क्षमताओं की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि बल के बलबूते उसका प्राणी जगत पर आधिपत्य है। अन्य जीवों को भी अपनी ही भांति सृष्टि का एक आवश्यक और अभिन्न
घटक मानकर यदि जीने का अधिकार मनुष्य ने दिया होता अथवा उन्हें स्वच्छंद जीने के लिए छोड़ दिया होता तो यह विश्व कहीं अधिक सौंदर्य से युक्त दिखाई पड़ता। पर मनुष्य की आंतरिक क्रूरता का शिकार बनने लगे निरीह वन्य प्राणी। कुछ जातियां शिकार के मनोरंजन के लिए मारी गईं, तो कुछ विकृत मांसाहार के स्वाद के कारण मनुष्य के पेट में जा पहुंची। कुछ को आधुनिकता की बढ़ती हुई मांग के कृत्रिम संसाधनों के निर्माण में तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवाने पड़े। इस निष्ठुर प्रक्रिया के कारण इस विश्व वाटिका से विभिन्न जीवों की कितनी ही जातियां प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। जीव विशेषज्ञों के अनुसार अपने देश में 500 से भी अधिक प्रजाति के जानवर, 3000 से भी अधिक पक्षी तथा 3000 से भी अधिक किस्म के नन्हे कीड़े मकोड़े पाए जाते थे। जानवरों में 35 प्रजातियों का तो वर्षों पूर्व से अस्तित्व समाप्त हो चुका है। कुछ वर्षों पूर्व तक हिमालय के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भूरे रंग के बटेर पक्षी की बहुलता थी, पर इस क्षेत्र में भी शिकारियों की घुसपैठ होने से उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। लंबी पूंछ और लाल चोंच वाली इस जाति के पक्षियों की सुंदरता देखते बनती थी। हिमालय के तराई क्षेत्र में गुलाबी सिर वाले दुर्लभ बत्तख पाए जाते थे, जो विश्व के अन्य किसी भी स्थान पर नहीं मिलते। अभी 3 दशक पूर्व तक ये हिमालय के अंचल में निर्द्वंद विचरते दिखाई भी पड़ते थे, पर अब इनका नामो निशान नहीं मिलता। राष्ट्रीय संग्रहालयों में मात्र इनके अवशेष देखे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तथा गोदावरी तट पर इस सदी के आरंभ में कोर्स नामक पक्षी मिलते थे, पर अब उस जाति का एक भी पक्षी नहीं दिखाई पड़ता। पक्षियों के अतिरिक्त जंगलों में रहने वाले शेरों, चीतों, बाघों, 12 सिंहों, हिरणों आदि की संख्या भी तेजी से घटती जा रही है। मध्य प्रदेश के बीहड़ शेरों के लिए विख्यात थे। उनकी संख्या अभी 1 दशक पूर्व हजारों में थी, पर एक रिपोर्ट के अनुसार अब मात्र 400 के लगभग रह गई है। 12 सिंहों का तो मात्र नामो निशान रह गया है। सरकारी कानूनों द्वारा जंगली जानवरों का शिकार करना यूं तो अब अवैध घोषित कर दिया गया है, पर चोरी छिपे उनके शिकार का क्रम अभी बना हुआ है। नागालैंड में औसतन प्रतिदिन 5 शेर मारे जाते हैं। खरगोश, लोमड़ी, सियार, हिरण तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में मारे जाते हैं। वन्य विशेषज्ञों का मत है कि तीव्रता से वन्य जीवों की संख्या में ह्रास का एक कारण यह है कि प्रकृति सौंदर्य को बढ़ाने वाले ये सुंदर जीव अब मानवीय क्रूरता के शिकार होकर धनोपार्जन के साधन बन गए हैं। जापान, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों को इनका बड़ी संख्या में लुक-छिप कर निर्यात हो रहा है। लंगूर बंदरों की संख्या भी अब तेजी से देश में घटती जा रही है। ऐसा अनुमान है कि विकास क्रम में मनुष्य के अधिक नजदीक होने के कारण वैज्ञानिकों को मानवीय प्रकृति एवं शरीर संस्थान के सूक्ष्मतम परिवर्तनों को समझने एवं अंगों के प्रत्यारोपण में इनके माध्यम से अधिक सुगमता होती है। इकोलॉजी विशारदों का निष्कर्ष है कि प्रकृति संतुलन की प्रक्रिया सृष्टि के संपूर्ण परिसर तथा जीवों के परस्पर सघन अनुबंधों पर निर्भर करती है। जड़ चेतन के प्रत्येक पेड़, पौधे, वनस्पतियां, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश तथा पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य सभी एक विराट जीवन चक्र के अभिन्न अंग हैं। परस्पर सबका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जड़ और चेतन के संयोग से ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा सांद्रता खींचते हैं। हवा और रोशनी मुक्त हस्त से पौधे को अपना अनुदान देते हैं, जिसे पीकर पौधे परिपोषित और विकसित होते हैं। पशु और मनुष्य का वह आहार बनते हैं। गंदगी के रूप में विजातीय तत्व अंततः मिट्टी में मिलकर उसे उर्वरा बनाते हैं। पौधे के सूखे बीज, फूल, पत्तियां भी झड़कर मिट्टी में गिरते रहते हैं। एक निश्चित समयावधि के उपरांत प्राणी और पौधे दोनों ही जरा जीर्ण होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में नन्हे जीव जंतु और बैक्टीरिया उन अवशेष पदार्थों को खाते हैं तथा अंततः पौधों के लिए अपने मल मूत्र एवं मृत शरीर द्वारा खुराक तैयार करते हैं। मांसाहारी जीवों का भी एक स्वसंचालित चक्र चलता रहता है। जिन जीवों का बाहुल्य होता है वे दूसरों का आहार बनते हैं। उनकी अभिवृद्धि का नियंत्रण इकोलॉजिकल चक्र के घटक जीव स्वयं करते हैं।
चिड़ियाएं कीड़े मकोड़े खाती रहती हैं तथा उनकी बेशुमार वृद्धि पर नियंत्रण रखती हैं। मेढक मच्छर जैसे नन्हे कीड़ों को खाता है और अंततः स्वयं भी सांप का ग्रास बन जाता है। चूहों की वृद्धि बाज, बिल्ली और सांप रोकते हैं। मोर का आहार सांप है। शेर, हिरन, सुअर, खरगोश आदि जंगली जीवों का भक्षण करता है। यह एक मांसाहारी जीवों का चक्र है जिसमें एक मारता है और अंततः स्वयं भी मारा जाता है। मनुष्य इस जैविक चक्र के बाहर आता है, पर मनुष्य द्वारा इस संतुलित चक्र को निरंतर भंग किए जाने के कारण कितने ही प्रकार के संकट प्रस्तुत होने की संभावना बन गई है। पक्षियों का यदि शिकार इसी प्रकार होता रहा तो कुछ ही वर्षों में वनस्पतियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़ों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी। संभव है उनसे वृक्ष वनस्पतियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। सर्पों को नष्ट कर देने से चूहों की मात्रा बढ़ जाएगी जो फसलों के लिए अत्यंत ही हानिकारक हैं। हिंसक जीवों में शेर, बाघ आदि को भी मारना इसलिए उचित नहीं है कि वे भी संतुलन क्रम में अपने स्तर का सहयोग देते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से भी कितने ही जीवों की प्रकृति के परिसर में महत्वपूर्ण भूमिका है। गिद्ध, चील, गीदड़ आदि मृत जीवों को खाकर गंदगी एवं महामारी फैलने से बचाते हैं। श्रमजीवी प्राणियों में तो गाय, बैल, भैंस, घोड़े, खच्चर आदि का असाधारण महत्व है। वे जितना खाते हैं उसका 1000 गुना अधिक मनुष्य जाति को लाभ पहुंचाते हैं। जीवित हालत में उन्हें मांस एवं चमड़े के लिए बूचड़ खाने में भेज देना मानवीय क्रूरता का ही परिचायक है। थोड़े से भौतिक लाभों के लिए जीव जंतुओं का हनन मानवीय गरिमा के भी विरुद्ध है। उपयोगितावाद की बौद्धिक कसौटी पर उपरोक्त प्रतिपादन गले न उतरे तो भी एक पक्ष ऐसा है जो हर मनुष्य की अंतः संवेदनाओं को झकझोरता है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भाव संवेदनाओं की दृष्टि से मनुष्य जाति शुष्क एवं अंतरंग की दृष्टि से निष्ठुर होती जा रही है। सूक्ष्मदर्शियों का मत है कि प्राणियों के हनन से परोक्ष वातावरण विशुद्ध होता जा रहा है, जिसकी प्रतिक्रिया मनुष्य की घटती भाव संवेदनाओं के रूप में दिखाई पड़ रही है। उजड़ती हुई मूक प्रकृति बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य से बिलखती हुई मांग कर रही है कि उसे अब और ना उजाड़ा जाए।